गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा। लिसन, आज का जो टॉपिक है वेव्स एंड ओशन करेंट्स। दिस इज द थर्ड नंबर ऑफ नेचुरल एजेंट्स। ओके, ये तीसरा नेचुरल एजेंट्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप सब आ गए हैं बेटा। लिशन, गुड मॉर्निंग आरुषि, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल एजेंट्स। ओके, द एक्शन ऑफ वेव्स एंड ओशन करेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग कोस्टल रीजन्स. Wave continuously strike the shoreline with great force, exerting pressure on coastal rocks and cliffs. Over time, this repeated pounding gradually weakens and wears away the rocks along the coast. ठीक है, एजेंट का काम क्या है, जो नेचुरल एजेंट है उनका क्या काम क्या है, ठीक है। ग्रेडेशन का जो है प्रोसेस है बताया गया, जो कि मटेरियल्स को सीक्वेंस से करते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट एजेंट में बताया गया वेव्स एंड ओशन करेंट्स। तो ऑलरेडी मैं क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी थी व्हाट इज़ वेव एंड व्हाट इज़ ओशन करेंट्स। बोथ आर सिमिलर आर बोथ आर डिफरेंस टू ईच अदर। तो इन अ सिंपल वर्ड्स, वेव्स इज अ एनर्जी, ठीक है। वेव क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, जो वाटर में चलती है। हवाओं के माध्यम से जब हवाएं चलती हैं, वाटर को टच करती हैं, तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। तो वेव एक एनर्जी के रूप में है। ओशन करंट क्या है, मास मूवमेंट ऑफ वाटर। व्हेन मास वाटर मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ओशन करंट। ओके, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भारी मात्रा में वाटर जाता है दूसरे प्लेस पर, तो उसको हम ओशन करंट कहते हैं। ओशन में करंट की बात हो रही। और वेव्स क्या है, वेव्स नदियों में और सी में, ओशन में चलते रहते हैं। दिस इज़ अ ओनली एनर्जी की एनर्जी है। जब हवाएं टकराती हैं, वाटर से टकराने के बाद उसमें जो है एनर्जी क्रिएट होती है, तो तरंगे अप एंड डाउन अपने ही प्लेस पे करती हैं। लेकिन ओशन करंट क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं। द एक्शन ऑफ वेव्स एंड ओशन करंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट role in shaping coastal regions. Waves continuously strike the shoreline with the great force, exerting pressure on coastal rocks and cliffs. ठीक है, वेव और ओशन करंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसके लिए, कोस्टल रीजन के शेप के लिए। मतलब जब तरंगे और ओशन करंट चलती हैं, तो इसके माध्यम से कोस्टल जो प्लेन है, कोस्ट है, तो उसके रीजन में उसको एक शेप देती हैं, ठीक है। वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक दी शोरलाइन विद ग्रेट फोर्स, एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन कोस्टल रॉक एंड क्लिफ्स। तरंगे क्या करती हैं, लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं। कहाँ, शोर लाइन पर, ठीक है, जो ओशन का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, ठीक है। तो वहाँ इसका ग्रेट फोर्स पड़ता रहता है, उस पर फोर्स डालती रहती हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन कोस्टल रॉक एंड क्लिप्स। जो कोस्टल एरिया में रॉक और क्लिप्स रहते हैं, उस पर वो जाके बार बार टकराती हैं, उस पर प्रेशर डालती हैं। ओवर टाइम दिस रिपीटेड पाउंडिंग ग्रेजुअली वीकेंस एंड वेयर अवे रॉक अलोंग द कोस्ट। कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है ओवर टाइम, बार बार यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं धीरे धीरे, और उस रॉक को जो है क्या कर देती हैं, उस रॉक को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। अब इन अ सिंपल वर्ड बताया जाए, जो कोस्टल एरिया है
तो जैसे ये सी है या ओशन है मान लेते हैं, यहाँ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से तरंगे बार बार जा रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं, टकराने की वजह से इस पर प्रेशर डाल रही हैं, ठीक है। ओशन करंट जा रहा है, बार बार टकरा रहा है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो इसके शेप में किसका योगदान है? ओशन करेंट्स का है। जाती हैं, इसका कटाव करती हैं तो इसके शेप में चेंजेस आते हैं, और ये जो है ओवर टाइम ऐसे होता रहता है, बार बार रिपीट होता है, धीरे धीरे प्रोसेस, जिसकी वजह से बताया जा रहा है ये चट्टानें क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। Listen waves erode coastal landforms by hitting the shore with force, losing rock material and carrying away broken fragments, ठीक है। अब वेव क्या करती हैं, तरंगे क्या करती हैं? वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनको बार बार जाके हिट करती हैं। मतलब समुद्री किनारे पर देखिए, यहाँ दिया है जैसे एग्जांपल के लिए, इधर कोस्टल लैंड दिया है, ठीक है, और यहाँ से बार बार तरंगे जा रही, इससे टकरा रही हैं, ठीक है, और टकराने के बाद इस मटेरियल को क्या कर रही हैं? इरोडेट कर रही हैं, ठीक, बार बार उसको हिट कर रही हैं शोर लाइन पर जाके फोर्सफुली, तो उसको जो है उस लैंडफॉर्म को बार बार हिट कर रही हैं। लूजन रॉक मटेरियल्स, ठीक है, तो यहाँ से रॉक मटेरियल टूट रहे हैं, लूज हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, लूजन वहाँ से मतलब रॉक मटेरियल को जो है वो तोड़ रहे हैं। एंड कैरिंग अवे ब्रोकन फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जो फ्रैगमेंट्स इन लहरों के द्वारा तोड़ी गई हैं फिर उसको वो जो है अपने साथ लहरों के साथ वापस लेकर चली आती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोजन कैन क्रिएटेड फीचर्स सच एज क्लिप्स, केप्स, आर्चेस एंड सी स्टैक्स, ठीक है। अब इस प्रकार का प्रोसेस जब कोस्टल रीजन में होता रहता है, इरोजन होता रहता है, कोस्टल इरोजन होता रहता है, तो ये कुछ फीचर्स का निर्माण करती हैं। जैसे किसका निर्माण करती हैं? क्लिप्स का करती हैं, केप्स का करती हैं, आर्चेस का करती हैं और सी स्टैक्स का करती हैं। अब इसको ही ना शॉर्ट बताया जाए, ठीक है। सपोज दैट ये किनारा है, मैं सामने किनारा बता रही हूँ, ठीक है। अब इधर से समुद्री लहरें बार बार जा रही हैं, ठीक है, और या ओशन की लहरें, महासागर की लहरें जा रही हैं या सागरों की लहरें जा रही हैं, इससे कोस्ट से टकरा रही हैं, ठीक है। अब ये पार्ट क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे, बार बार, क्योंकि जाके इसको हिट कर रही हैं, ये बार बार रिपीट होने की वजह से फिर इसके फ्रैगमेंट्स इरोडेड होते हैं, फिर इनको ये बहा कर लाती हैं, तो कहीं कहीं ये प्लेस जहाँ वीक हो जाता है वो टूट जाता है, तो यहाँ जो है रास्ता बन जाता है, ठीक है, आगे जाने के लिए केप्स का निर्माण हो जाता है। और कभी कभी ये होता है, ये ऊपर वाला पार्ट भी जो है समुद्री लहरों की वजह से टूट जाता है, ठीक है, कुछ ही पार्ट बचे रहते हैं, तो उसको हम क्लिप्स बोल देते हैं, ठीक। और उसके बाद आर्चेस का निर्माण होता है, सेम ऐसे इसी के कटाव के द्वारा आर्च का निर्माण हो जाता है। और जब सारा पार्ट खत्म हो जाता है, कॉस्ट पर केवल जो है एक पार्ट बचता है पतला सा, तो उसको हम स्टैक्स बोलने लगते हैं। क्लियर हुआ? फिर से बता रहे हैं, देखिए क्लिप बना है, क्लिप, यहाँ क्लिप का फिगर दिया, बार बार समुद्री लहरें जा रही हैं, टकरा रही हैं, कटाव कर रही हैं, तो ये कहीं कहीं कट जा रही हैं, जो इरोडेड मटेरियल है, ठीक है, उनके माध्यम से क्लिप का निर्माण हो रहा है। फिर जब यही डीप पार्ट तक कटाव हो जाता है तो केप्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है, आर्चेस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जब सारा पार्ट ये सब इरोडेड हो जाता है, केवल एक पार्ट इसमें से, एक पार्ट ओनली, इतना पार्ट बचता है, तो उसको स्टैक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग वीर प्रताप। क्लियर हुआ बेटा? बताइए क्लिफ क्या है, आर्चेस क्या है, केप क्या है और जो स्टैक्स क्या है। मतलब जब कटाव होते होते कटाव हुआ, कटाव होने के बाद जो है किनारों, कॉस्ट का कटाव होने के बाद क्लिफ का निर्माण हुआ, क्लिफ के निर्माण के बाद केप बना, केप के बाद जो है आर्चेस बने, ठीक है। जब ये ऊपर वाला पार्ट भी खत्म हो गया, केवल एक सिंगल पार्ट बचा, तो उसको स्टैक्स बोल देते हैं। मतलब सबका निर्माण किससे हो रहा है?
वेव्स और ओशन करंट से। ठीक है, अभी तक ये वेव्स का बताया गया है, तरंगों के माध्यम से जो है कटाव हो रहा है। अब हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करंट्स which are continuous movement of ocean water help in transporting the eroded material along the coastline। अब देखिएगा, जो वेव्स ने मटेरियल को इरोड किया था, ठीक है, बार बार जाके कॉस्ट पर टकराई थी जो तरंगों के टकराने की वजह से जो भी कटाव हुआ था, होने के बाद जो मटेरियल बचा था उसको ओशन करंट क्या करती है, बार बार उनका मूवमेंट होता है वाटर में ओशन करंट्स का, और इनकी हेल्प के माध्यम से इरोडेड मटेरियल को वो कोस्ट लाइन से अपनी तरफ लेकर चली जाती हैं। ठीक है, व्हेन द एनर्जी ऑफ वेव्स एंड करंट्स डिक्रीजेस द कैरिड मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन न्यू लोकेशंस। ठीक है, बताया जा रहा है जब एनर्जी ऑफ वेव्स एंड करंट्स, जब वेव्स और करंट्स की एनर्जी कम हो जाती है, कम होने के बाद बताया जा रहा है मतलब जो ये मटेरियल लेकर आते हैं तो लेकर जाकर नए लोकेशन में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। दिस डिपोजिशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल फीचर सच एज बीचेस, सैंड बार्स, स्पिट्स एंड लेगून्स। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, ये डिपोजिशन जो है इनसे एक नया फॉर्मेशन होता है, कोस्टल फीचर बनता है। जैसे क्या कोस्टल फीचर्स बनता है, बीच बनते हैं, सैंड बार्स बनते हैं, स्पिट बनते हैं और लेगून्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ लेगून का हम डायग्राम देख सकते हैं। अब लेगून क्या है, यहाँ लेगून बताते हैं। ठीक है, जब फ्रेश वाटर और सैलिनिटी वाला वाटर मिलता है तो उसको हम लेगून बोलते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, लेगून में सपोज दैट हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का जो है चिल्का लेक का। ठीक है, अब यहाँ हम समझाते हैं आप लोगों को इंडिया के मैप के माध्यम से। लिशन, तो लेगून कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, आपके जो है ईस्टर्न कोस्ट पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिया के पास एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ से उड़ीसा के पास जो है एक लेक है चिल्का लेक। ठीक है, लेगून का एग्जांपल है जो कि अब यहाँ से नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, नदियों का पानी आ रहा है, इधर से कटाव होकर यहाँ इकट्ठा हुआ है। ठीक, फिर इधर से जो मटेरियल्स का कटाव हुआ है करंट्स अपने साथ बहा कर लेकर आए हैं, ले जाके जो है किनारों पर डिपोजिशन कर देते हैं और थोड़ा सा रास्ता बच जाता है, और इधर से ओशन का पानी या सी का पानी जाता है और इधर से फ्रेश वाटर आता है। तो यहाँ फ्रेश वाटर और सैलिनिटी वाला वाटर दोनों मिल रहे हैं लेगून में। ठीक है, फिर इसी के बगल जब यहाँ से करंट जा रही हैं तो किनारों पर जो है कुछ पट्टी के रूप में, नैरो स्ट्रिप के रूप में डिपोजिशन कर देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बार्स बोलते हैं। या जब ये सिंगल रहता है तो इसको सैंड बार बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। जब ये इस लेगून के सामने बड़ी सी एक नैरो स्ट्रिप क्रिएट हो जाती है, उसको सैंड बार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से यहाँ देखिएगा, लेगून क्या है, फ्रेश और सैलिनिटी वाले वाटर का जो है पार्ट है। अब यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है तो कॉस्ट पे यहाँ फ्रेश वाटर है। ठीक है, कुछ पार्ट है यहाँ फ्रेश वाटर इकट्ठा हुआ है, जैसे चिल्का लेक मैंने बताया। ठीक है, फिर इधर से जो है सैलिनिटी वाला वाटर जा रहा है। ठीक, और यहाँ साथ में ओशन करंट अपने साथ क्या लेकर जा रही है, फ्रेगमेंट्स लेकर जा रही हैं। जो ये खुला वाला पार्ट था, ठीक है, इसके सामने ले जाकर डिपॉजिट कर देती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। ठीक है, फिर यही जब नैरो स्ट्रिप काफ़ी लॉन्ग जो है बिल्ड कर देती हैं तो इसको सैंड बार बोलते हैं। क्लियर हुआ स्पिट और सैंड बार क्या है? और बीचेस तो आपको पता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं गोवा का बीच का। ठीक है, तो जब
इधर से ओशियन वाटर ओशियन करंट्स जा रहा है तो अपने साथ यहाँ से जो कॉस्ट से कटाव किया हुआ मटेरियल लेकर जा रहा है, फिर ये जो है बीच पे कॉस्ट पे जाकर डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं हो सकता, इसको यहाँ से फिर कटाव करके कभी कभी वापस लेकर आते हैं, फिर लेकर जाते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। बेटा लेगून क्लियर हुआ, स्पिट क्लियर हुआ, सैंड बार क्लियर हुआ, बीच क्लियर हुआ, ओके। Thus waves and ocean currents work together in both erosion and deposition, continuously reshaping coastal landscape। ठीक है, वेव और ओशियन बताया जा रहा है ये एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, टुगेदर इन बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन, एक साथ इरोजन भी करते हैं, डिपोजिशन भी करते हैं। ये कंटिन्यूसली जो है कोस्टल प्लेन में देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ शेप देते रहते हैं, रीशेप करते रहते हैं लैंडस्केप का। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। लिशन, वेव्स और ओशन करंट बताया गया। सबसे पहले वेव का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, वेव्स और ओशन करंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोस्टल रीजन को शेप देने में। और उसके बाद बताया गया ये तरंगे लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं शोर लाइन पर, समुद्री किनारे पर, और उस पर बहुत ज़्यादा उन तरंगों का फोर्स पड़ता रहता है और कोस्टल रॉक्स पर और क्लिप्स पर ये बार बार जाके तरंगे टकराती रहती हैं और बार बार ये रिपीट होती रहती हैं। धीरे धीरे जो है उस जो है कोस्टल पार्ट को, मतलब जो चट्टानें वहाँ रहती हैं उसको कमज़ोर कर देती हैं। कमज़ोर करने के बाद जो है वहाँ वो कटाव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया वेव जो है इरोड कोस्टल लैंडफॉर्म्स बाय हिटिंग द शोर विथ फोर्स। अब तरंगे क्या करती हैं, बार बार जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स, मतलब कोस्टल एरिया में जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उस पे जाके टकराती हैं और उसको हिट करती रहती हैं जो है बहुत फोर्सफुली तरीके से, और जो है मटेरियल जो वहाँ रहता है उसको लूज़ करती जाती हैं। ठीक है, और जो भी फ्रेगमेंट्स उस समय टूटे रहते हैं, मतलब जाके टकराने की वजह से जो भी फ्रेगमेंट्स टूटे रहते हैं उनको अपने साथ लेकर आती हैं, कैरी कर लेती हैं। और ये प्रोसेस बताया जा रहा है कोस्टल इरोजन जो है, जब ये प्रोसेस होता रहता है तो कोस्टल इरोजन होने के बाद कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे किसका होता है, क्लिप्स का बनता है, क्लिप्स बनता है, केव्स बनता है, आर्चेस बनते हैं और सी स्टैक्स बनते हैं। तो ऑलरेडी मैं इसको बता चुकी हूँ जब जाके ये कोस्टल प्लेन से टकराती हैं, टकराने के बाद कभी कभी होता है कि कई पार्ट में ये जाके कटाव करती हैं, क्लिप्स का निर्माण करती हैं, फिर यही काफ़ी ज़्यादा डीप कर देती हैं, बीच में बहुत ज़्यादा होल बन जाता है तो केव्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और आर्चेस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर जब ये सारा पार्ट कटाव हो जाता है, मतलब ये काफ़ी बड़े पार्ट में हो जाता है, आर्चेस हो जाता है, फिर ये इनका कटाव होने के बाद दो पार्ट बचते हैं और उसके बाद कभी कभी एक पार्ट बचते हैं, तो इसको हम स्टैक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ बताया गया ओशन करंट। ओशन करंट बताया गया ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है ओशियन वाटर में, उसको हम ओशन करंट कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो इरोडेड मटेरियल होते हैं उनको कोस्ट लाइन से जो है ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ओशन करंट हेल्प करता है। और जब बताया जा रहा है एनर्जी और वेव्स की जो है दोनों की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ होने के बाद ये जो मटेरियल अपने साथ लाए रहते हैं तो नए प्लेस पे ले जाके उसको डिपोजिशन कर देते हैं उसका, और ये डिपोजिशन फिर कोस्टल फीचर्स का निर्माण करता है, जैसे किन का निर्माण करता है, बीचेस का निर्माण करता है, सैंड बार्स का निर्माण करता है, स्पिट का और लेगून का निर्माण करता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जहाँ फ्रेश वाटर और जो है सैलिनिटी वाला वाटर मिलता है लेगून कहते हैं। फिर लेगून के किनारे जो नैरो स्ट्रिप में, छोटी छोटी स्ट्रिप में जो है कुछ स्ट्रिप बिल्ड हो जाती हैं उसी फ्रेगमेंट के द्वारा जो टूटी रहती हैं, जिनको ओशन करंट बहाकर लाई रहती हैं, तो उसको स्पिट बोलते हैं। फिर यही जब थोड़ी लॉन्ग पट्टी के रूप में, स्ट्रिप के रूप में बिल्ड हो जाती हैं लेगून के सामने, तो उसको हम स्पिट बार बोलते हैं। और बीचेस क्या होती हैं, यही जो फ्रेगमेंट्स टूटे हैं तो सी के किनारे पर जब ये बहाकर लेकर जाए जाते हैं, कोस्ट पर जब डिपॉजिट किए जाते हैं, शोर लाइन पर डिपॉजिट किए जाते हैं, तो उसको हम बीचेस बोलते हैं। क्लियर हुआ?
और ये बताया जा रहा है वेव्स और ओशन करंट एक साथ दोनों इरोजन का काम करती हैं, डिपोजिशन का काम करती रहती हैं और कोस्टल लैंडस्केप को नया नया शेप देती रहती हैं, नया नया आकार देती रहती हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेचुरल एजेंट के बारे में। ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर से क्या कटाव होता है, क्या इरोजन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ग्लेशियर आर लार्ज masses of ice that move very slowly over land. Firstly, we all need to know what is glacier. Glacier are large masses of ice. What is glacier? Glacier are large masses of ice. काफ़ी बड़े टुकड़े के रूप में, काफ़ी बड़े पार्ट में जो है आइस को हम ग्लेशियर बोलते हैं। दैट मूव वेरी स्लोली ओवर लैंड। ठीक है, ये लैंड के ऊपर बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करती रहती हैं, धीरे धीरे। दे आर फाउंड मेनली इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स सच एज हाई माउंटेन एरियाज एंड पोलर रीजन्स लाइक ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो ग्लेशियर क्या बताया गया है? लार्ज मासेस ऑफ आइस है जो कि स्लोली मूवमेंट करता रहता है लैंड पर, और ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोल्ड रीजन में, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ हाई माउंटेन्स एरिया होता है या पोलर रीजन होता है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया जैसे ग्रीनलैंड बताया गया। सबसे बड़ा जो है आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड आइलैंड है। ठीक है, और अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका बताया गया है। ठीक है, सॉरी, जो कि ये दोनों पार्ट बर्फ से ढका होता है। ऑल्दो देयर मूवमेंट इज स्लो, ग्लेशियर आर पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन बिकॉज ऑफ देयर इनॉर्मस वेट एंड ग्राइंडिंग एक्शन। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है इसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है और ग्लेशियर बहुत पावरफुल एजेंट होता है। किसके लिए? ग्रेडेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेड होता है और इसमें ग्राइंडिंग एक्शन होता रहता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? कशिश क्लियर हुआ? ओके, फिर से एक बार देखिए, ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आर लार्ज मासेस ऑफ आइस। ग्लेशियर लार्ज मासेस ऑफ आइस है जो कि लैंड पर धीरे धीरे, लैंड के ऊपर धीरे धीरे जिसका मूवमेंट होता रहता है, और ये देखा जाए तो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे हाई माउंटेनस एरिया में और पोलर रीजन में। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनलैंड बताया गया और अंटार्कटिका बताया गया। जैसा कि आप वर्ल्ड मैप पर देखते हैं तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ जो है ग्रीनलैंड है और अंटार्कटिका जो है नीचे के पार्ट में है, जो कि दोनों पार्ट जो है यहाँ आइस अधिक मात्रा में है। ठीक है, दोनों बर्फ से ढका रहता है दोनों पार्ट। क्लियर हुआ? और उसके बाद बताया गया कि मतलब इसमें हमेशा स्लो मूवमेंट होता रहता है ग्लेशियर में, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एजेंट होता है ग्रेडेशन के लिए, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ये ग्राइंडिंग एक्शन करता रहता है। ठीक है, एज ग्लेशियर मूव दिस स्क्रैप एंड ग्राइंड द लैंड बीनीथ देम, अ प्रोसेस नोन एज एब्रेशन। ग्लेशियर जब मूव होता रहता है, मतलब लैंड पर जब ये मूव हो रहा है, ठीक है, तो स्क्रैप एंड ग्राइंडिंग द लैंड बीनीथ देम, तो ये नीचे जो लैंड है, लैंड के ऊपर आइस है, ये नीचे ग्राइंडिंग करता रहता है। ठीक है, उसका अ प्रोसेस नोन एज एब्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? एब्रेशन नाम से जानते हैं। मतलब लैंड पर जो है आइस का मूवमेंट हो रहा है, तो ये नीचे से जो है लैंड को क्या कर रहा है? इरोडेट कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एब्रेशन कहते हैं। दे आल्सो पिक अप रॉक फ्रेगमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड प्लकिंग। ठीक है, जब ये रॉक फ्रेगमेंट्स को जो है पिकअप करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लकिंग कहते हैं। मतलब जो चट्टानें हैं, जहाँ ये चट्टानों के ऊपर है, जब उनके फ्रेगमेंट्स को जो है ये पिकअप कर लेता है, अपने साथ ले लेता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्लकिंग कहा जाता है। इन विच पीसेस ऑफ रॉक आर पुल्ड आउट एंड फ्रोजन इनटू द आइस। उसके बाद उस पीसेस, रॉक के पीसेस को ये अपने साथ खींचते हैं और उसके बाद ये एंड फ्रोजन इनटू द आइस। ठीक है,
उसको जो फ्रोजन वाला पार्ट है उसमें खींच के उसको बाहर कर देते हैं। दीज रॉक मटेरियल्स आर देन कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एज द ग्लेशियर फ्लोज। ठीक है, मतलब उन चट्टानों को अपने साथ खींच कर बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद जो है ये मटेरियल को, रॉक मटेरियल को क्या करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर उनको बहाकर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट रिजल्ट इन एक्सटेंसिव इरोजन ऑफ द लैंडस्केप, कार्विंग आउट दी वैलीज एंड रीसेपिंग द सरफेस ऑफ द लैंड। लगातार इस प्रकार का मूवमेंट होता रहता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इरोजन होता है लैंडस्केप का, और जो है जिसकी कटाव की वजह से वैली का निर्माण होता है और वो लैंड सरफेस को एक नया रीसेप देते हैं ग्लेशियर। ओवर टाइम ग्लेशियर्स क्रिएट डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स सच एज यू शेप्ड वैलीज, सर्क्स, आरेट्स एंड मोरेंस। ठीक है, तब ओवर टाइम काफ़ी समय के बाद ग्लेशियर जो है कुछ डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं, जैसे यू शेप्ड वैली का निर्माण करते हैं, सर्क का निर्माण करते हैं, अरेट्स का निर्माण करते हैं और मोरेंस का निर्माण करते हैं। अब इसमें मैं आपको सर्क और जो है अरेट्स और मोरेंस बता रही हूँ। मोराइंस है, लिसन, जो है जो माउंटेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसपे आइस कैप, इन अ सिंपल वर्ड माउंटेन के पीक पर जो आइस डिपॉजिट होता है उसको हम सर्क बोलते हैं, सर्क्स बोलते हैं। फिर इसी के बाद जो यहाँ कटाव होते हुए जो स्लाइड होते हुए नीचे जो है आइस आता है, फिर यहाँ जो पार्ट स्लाइड होता है उसको अरेट्स बोलते हैं, अरेट्स बोलते हैं। और मोराइंस क्या होता है, जब यही पार्ट जो है नीचे के साइड में स्लाइड हो जाता है, सरक जाता है इन मोल्टेन फॉर्म में, तो इसको हम मोराइंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? माउंटेन का सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो कि पीक होता है, जो आइस कैप होता है, उसको हम सर्क कहते हैं। फिर उसी के बाद जब यहाँ से धीरे धीरे कटाव होते हुए धीरे धीरे आइस अपने साथ जो है फ्रेगमेंट्स को लेकर आता है तो उसको हम एरेट्स बोलते हैं। फिर यही जब स्लाइड होकर थोड़ा नीचे स्लाइड होकर नीचे सरक जाता है तो उसको हम मोराइंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? सर्क क्या है, एरेट्स क्या है और मोराइंस क्या है? रिप्लाई करिए। ओके, लिशन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर आर लार्ज masses ऑफ आइस दैट मूव वेरी स्लोली ओवर लैंड। ठीक है, दे आर फाउंड मेनली इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एंड सच एज माउंटेनस एरियाज एंड पोलर रीजन्स like Greenland and Antarctica. Although their movement is slow, glaciers are powerful agents of gradation because of their enormous weight and grinding action. तो बताया गया ग्लेशियर लार्ज मासेस ऑफ आइस है जो कि बहुत धीरे धीरे मूव करता है लैंड पर, और ये मेनली ठंडे प्रदेशों में क्षेत्रों में फाउंड होता है, और जैसे कि माउंटेनस एरिया में या पोलर रीजन में, एग्जांपल के लिए ग्रीनलैंड बताया गया, अंटार्कटिका बताया गया। ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रेडेशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी वेट वाला होता है जिससे ग्राइंडिंग एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स पड़ता है आइस का नीचे तो इरोडेड होते हैं मटेरियल्स। तो ग्लेशियर जब मूव होता है तो ये जो है लैंड को जो है, जो ग्लेशियर के ऊपर नीचे, ग्लेशियर वाला पार्ट, आइस वाला पार्ट ऊपर रहता है, जो लैंड नीचे रहता है, तो उसको क्या करता रहता है, उसको ग्राइंड करता रहता है। ठीक है, इसको हम एब्रेशन के नाम से जानते रहते हैं। मतलब जब
आइस रहता है, इसके नीचे लैंड रहता है। जब इस पर इसका फोर्स पड़ता है तो इस पार्ट को, जो लैंड वाला पार्ट है, इसको ग्राइंड करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एब्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर इसी रॉक फ्रेगमेंट्स को ये क्या करता है, अपने साथ पिकअप करता है, जिसको हम प्लकिंग नाम से जानते हैं। फिर जो वो रॉक पीसेस हैं उनको खींच कर वो फ्रोजन पार्ट में लेकर आता है, आइस में लेकर आता है। तो इसको हम फिर उसके बाद रॉक मटेरियल जो होते हैं जब अपने पास ये खींच लेता है, जब वो मेल्ट होके मतलब धीरे धीरे वो खिसकने लगता है, तो अपने साथ जो है उस रॉक मटेरियल को वो लॉन्ग प्लेसेस पर लेकर चला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस इस प्रकार का जब मूवमेंट होता रहता है तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इरोजन होता है लैंडस्केप का, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ डीप वैली का निर्माण होता है और जो कि लैंड को रिसेप करते हैं, और काफ़ी समय ऐसा चलता रहता है ओवर टाइम तक। तो ग्लेशियर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव लैंड फॉर्म्स का निर्माण करते हैं, जैसे यू शेप वैली का निर्माण करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, सर्क का फॉर्मेशन होता है। जब ऊपर आइस कैप है, अभी ये क्या बताया गया था, माउंटेनस एरिया में ये प्रायः देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जब यहाँ से जो है ये धीरे धीरे सरकता है मटेरियल को लेकर, ये पीक वाले पार्ट को सर्क कहते हैं। फिर जब ये नीचे नीचे धीरे धीरे मटेरियल को लेकर सरकने लगता है तो उसको एरेट्स बोलते हैं। फिर जब ये पूरी तरीके से धीरे धीरे आके नीचे स्लाइड होके नीचे प्लेन एरिया में नीचे के साइड आ जाता है तो उसको मोराइंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा आज मैंने 2 नेचुरल एजेंट पढ़ाए, ठीक है। पहला क्या पढ़ाया, वेव्स एंड ओशन करेंट्स, दूसरा जो है ग्लेशियर। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से इरोजन होने पर कुछ इरोजन होने पर लैंडस्केप बना, कुछ फॉर्मेशन होने पर लैंडस्केप बना, ठीक है। तो दोनों में यही था, ग्लेशियर में क्या क्या बना, सर्क का निर्माण हुआ, एरेट्स का निर्माण हुआ और मोराइंस का निर्माण हुआ। और वेव्स के माध्यम से क्या क्या निर्माण हुआ, क्लिफ का निर्माण हुआ, स्टैक्स का निर्माण हुआ और जो है आर्चेस का और केप्स का। तो ये सब आप लिख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपकी क्लास आज यहीं समाप्त करती हूँ मैं। कल नेक्स्ट जो है आपका नेचुरल एजेंट पढ़ाऊँगी, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। तो इतना आप प्रिपेयर कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। थैंक यू बेटा।